हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सीरीज आप लोग देख रहे हैं और प्रीवियस क्लास तक मैंने आपको एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं और ये जो सीरीज चल रही है किन बच्चों के लिए है, जल्दी से बता दूं। ये जो पूरी सीरीज चल रही है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर AJE स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टूडेंट्स एज वेल। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के आप स्टूडेंट हैं, आप सेमेस्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही, इसमें मेजर चीजें कॉम्पिटिटिव की फॉलो की गई हैं। ठीक है भाई, फुल कोर्स है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेक्चर्स रहेंगे, लंबी क्लासेस दिखेंगी इसके अंदर आपको, क्योंकि क्रैश कोर्स फॉर्म नहीं है, ये फुल कोर्स फॉर्म है। तो थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि सर इतने लंबे क्लासेस है, इतनी बोरिंग क्लासेस लग रही है हमको, तो घबराइएगा मत, नोट्स प्रॉपर बनाते जाएगा। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ एट द एंड जब मैं चीजों को समराइज करूंगा तो बहुत मजा आएगा आपको। जिसने ये पूरा फुल लेंथ डिटेल क्लास देखा होगा उसको समरी पार्ट समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत इजीली आपको पूरा समरी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? थर्ड लेक्चर है ये। आज की क्लास का टॉपिक क्या क्या रहने वाला है मैं बता दूं आपको जल्दी से। देखिए, ये सभी टॉपिक्स आज की क्लास में होने वाले हैं। ये इतने 60 टॉपिक्स का ये पूरा वीडियो रहेगा और ये सातों टॉपिक हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन एमिशन, टाइप्स ऑफ एमिशन, वर्क फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, बैंड गैप की एनर्जी जो है उसका क्या फंडामेंटल है, टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है बैंड गैप की एनर्जी का, ये सब कुछ आज की क्लास में बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस कम या नहीं रहेंगे, टॉपिक पूरा का पूरा रहेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जामिनेशन से मैं बता दूं, खास तौर पे AJE में अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से सवाल आ रहा है ना, चाहे RRB JEE हो या SSC JEE हो, अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आ रहा है तो इन टॉपिक से, खास तौर पे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं पहला चैप्टर, इससे क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको देखने को। तो इस चैप्टर को खास तौर पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मिस मत करिएगा कोई भी टॉपिक। ठीक है, आज की जो क्लास है इसका नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां तक तो ये इन्फॉर्मेशन की बात। अब क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ था भाई, चलिए एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में भी बता दूं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखिए वैलेंस बैंड, बैंड फॉर्मेशन देखे थे हम लोग, जहां पे देखे थे वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन हुआ। किसी भी आइटम के भीतर इलेक्ट्रॉन का सबसे हाईएस्ट स्टेट, सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। ठीक, देन उसके बाद बात की हम लोग अबाउट कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, अब आपको कहीं इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि वैलेंस बैंड को सर ने बोला हाईएस्ट एनर्जी स्टेट तो कंडक्शन उससे लोअर होगा, ऐसा नहीं है। कंडक्शन और वैलेंस के बीच का यही मेजर डिफरेंस है। अगर वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो मैंने बोला वैलेंस बैंड एनर्जी का सबसे हाईयर स्टेट होता है, लेकिन इनसाइड एन एटम, एटम के भीतर। एटम के बाहर की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे आता है कंडक्शन बैंड, ये उससे भी हायर एनर्जी स्टेट होता है। किससे? वैलेंस से भी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूर होता चला जाएगा उतना एनर्जी का स्टेट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसी कंडक्शन बैंड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स ही कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। पढ़ चुके हैं हम लोग। इन दोनों बैंड्स के बीच का जो गैप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG से, जिसको हम लोग शो कर रहे थे कल। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का और भी कोई नाम होता है क्या? डेफिनेटली, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप, इसी को कहा जाता है बैंड गैप, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। क्लियर है यहां तक का पॉइंट हमको? ये बहुत मेजर क्लासिफिकेशन क्रिएट करता है बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। इन तीनों के बीच में कंपेयर करने लायक एक अच्छा क्लासिफिकेशन एनर्जी बैंड गैप के आधार पे क्रिएट होता है। ठीक है, डन, ये सब जानते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, और क्या पता होना चाहिए हमको? तो सपोज कर लीजिए अगर मेरे पास किसी एटम में, या सपोज कर लीजिए मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको सिलिकॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सपोज कर लीजिए इसका वैलेंस बैंड का एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, वैलेंस बैंड एनर्जी ऑफ सिलिकॉन इज लेट्स से 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्शन बैंड एनर्जी is
1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए इस तरीके का कुछ ऐसा दिया रहता है, ठीक है। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन समझ गए? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देखते हैं। हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच एनर्जी is required for electron to jump from VB to CB, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा सवाल भी आपको एजे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आंसर करना आना चाहिए हमको। ये कल की टॉपिक का है, आज के टॉपिक का नहीं। आज की टॉपिक तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, आज की टॉपिक तो अब इस सवाल के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आंसर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है सर। 1.9 यानी कंडक्शन बैंड एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड एनर्जी 0.8, आंसर क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड यानी हायर एनर्जी लेवल। देखिए जब भी मुझे हायर ऑर्बिट पे सेटअप करना है ना, इलेक्ट्रॉन अभी लोअर ऑर्बिट पे, लोअर से हायर की तरफ भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, energy of conduction band minus energy of valence band, that is 1.9 minus 0.8, this makes it 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा इन माय गिवन क्वेश्चन या इन द गिवन कंडीशन, ठीक है। एग्जांपल से क्लियर है आप सभी को कि कल हम लोग जो पढ़े थे उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंटेशन क्या है उसका। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग अबाउट इलेक्ट्रॉन एमिशन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक जो है, इसी से शुरुआत करते हैं पहले, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो भेजा जा सकता है भाई, इट इज पॉसिबल, इट इज सिंपल थिंग। मेटल में, सेमीकंडक्टर्स में, है ना, और इंसुलेटर्स का सभी का एनर्जी गैप का लेवल जो है वो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखवाया हुआ है कल की क्लास में। डन, दैट इज इट। लेकिन कंडक्शन बैंड में भी पहुंचने के बाद क्या मेरे सभी इलेक्ट्रॉन्स, देखिए मेटल के अंदर तो फ्रीली रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या मेटल की सरफेस से बाहर निकल सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल सरफेस से भी बाहर निकल जाएं? अभी तो एटम से बाहर निकले, एटम से बाहर जो है उस कंडीशन पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बने, तो मतलब उस मेटालिक सेगमेंट के अंदर ये लोग फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं कहीं भी। लेकिन क्या उस मेटालिक सरफेस की बाउंड्री से भी बाहर निकल सकते हैं क्या? यही सवाल का आंसर मिलेगा इस पहले टॉपिक के अंदर, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एमिशन। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन का एमिशन इसी चीज के बारे में बात करता है, तो शॉर्ट में लिखवा देता हूं आपको, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री in a metal but still it cannot cross the boundary or the surface of that material because it is experiencing a force of attraction, from its न्यूक्लियाई, फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। अच्छा, तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो उस इलेक्ट्रॉन को उस मटेरियल की सरफेस से बाहर नहीं जाने दे रहा है, उस सरफेस से बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो इसका मतलब
अगर ये सपोज कर लीजिए मेरा मटेरियल है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक मेटल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो एक मेटल के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशन है। मान लीजिए ये इसके एटम्स हैं, ठीक है, और इनका फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अवेलेबल है यहां पर। आगे चल के बॉन्ड फॉर्मेशन में और थोड़ा डिटेल में इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हमारे पास आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से भी बाहर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। ये इसका बाउंड्री है, मुझको वैक्यूम में भेजना है इनको। मुझे कहां भेजना है? वैक्यूम में भेजना है इनको। ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ मटेरियल, ठीक है। और इसके बाहर क्या चीज है? इसके बाहर है वैक्यूम, इस रीजन में। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस सरफेस से भी बाहर आए, वैक्यूम में ट्रेवल करें, या वैक्यूम के सेगमेंट पर मैं इसको भेजना चाहता हूं। बेसिकली ये है कि मैं चाहता हूं लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है। एकदम क्लियर है ये चीज। अब इलेक्ट्रॉन्स चूंकि अपने न्यूक्लियस से, या पॉजिटिव आयंस बोल सकते हो आप, पॉजिटिव आयंस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी बाउंडेड हैं कि सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे ये लोग, ठीक। पॉजिटिव आयंस के तरफ ये लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह से एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है? एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, और यही बैरियर इन इलेक्ट्रॉन्स को वैक्यूम की तरफ जाने से रोक रहा है, ठीक है। लिखते हैं आगे, this creates a barrier that stops the transfer of electron from the surface or edge of material to vacuum. So this creates a barrier that stops the transfer of electron from the surface or edge of the material to the vacuum, and this barrier is known as सरफेस बैरियर। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस बैरियर। बड़ा ही सिंपल सा वर्ड, पूछ सकता है इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, बिल्कुल पूछ सकता है भाई। एकदम इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट जैसा है ये, जिसके बारे में अगर हमको ठीक ठाक आइडिया है तो हम लोग एग्जाम का एक आध क्वेश्चन बना लेंगे अगर पूछता है तो, ठीक है। तो सरफेस बैरियर का कंसेप्ट तो समझ में आ गया, सरफेस बैरियर क्या होता है, ठीक है। क्या इसको ओवरकम भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए होगा? इसको ओवरकम करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसी भी फॉर्म में एनर्जी। अभी किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, वो तो अगला टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक में बता दूं आपको कि हमको एक्सटर्नली कुछ एनर्जी देना पड़ेगा जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, एक्सटर्नल एक्साइटेशन के फॉर्म में वो बाहर एमिट होना शुरू हो जाए, वैक्यूम की तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ में आ गई हमको कि सरफेस जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे इसको रोक रहा है, ठीक। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गई सर मेटल सरफेस की बात। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो मुश्किल है, ठीक। इसका बाहर आ पाना जो है वो टफ दिख रहा है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है इसका? अब इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है?
Thus, external excitation is required for transferring of electron in vacuum. क्या होगा एक्सटर्नल एक्साइटेशन से? मान लीजिए मैं फोटॉन्स भेज देता हूं एक्सटर्नली, या फिर मैं हीट अप करने लग जाता हूं एक्सटर्नली, एक्सटर्नल फॉर्म में एनर्जी जो है प्रोवाइड करो किसी भी फॉर्म में, तो मुझको क्या चाहिए? मुझको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बूस्ट कर दे, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैक्यूम में पहुंच जाए फ्रॉम इट्स कंडक्शन बैंड, ठीक है, या फ्रॉम इट द सरफेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है. So thus external excitation is required for transferring the electron in a vacuum. This will increase the kinetic energy of electron, thereby leading it to reach, leading it to jump out of metal surface, या जो भी सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, सॉलिड सरफेस के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो ये रिक्वायर्ड एनर्जी होगी कुछ, ठीक. इस रिक्वायर्ड एनर्जी का कुछ नाम भी है, बिल्कुल सही सर. क्या नाम है इसका? लिखेंगे दिस रिक्वायर्ड एनर्जी this required external energy is also known as बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसको ध्यान से लिखिएगा, वर्क फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं इसको यहां पर, ठीक है. वर्क फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में, मिस तो कर ही नहीं सकते थे इस टॉपिक को, बड़ा काम का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, काम का टॉपिक है, ठीक है. सो हमको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी. किसकी जरूरत होगी? हमको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जस्ट अपने सरफेस से बाहर निकल के शुरुआती लेवल के वैक्यूम तक पहुंच जाए. दैट मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन, ठीक है. तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मिनिमम एनर्जी required by the electron to reach out of the surface of material, to reach out of the surface of material. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन. मतलब सर समझ नहीं आया. देखो, वर्क फंक्शन को आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं हम लोग, हाँ, तो हम लोग बोलते हैं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. लेट अस अज्यूम इफ टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, if the total energy required by an electron to liberate from a surface is, let's say, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक एग्जांपल ही है, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहां पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है. मेटल से पार होने के लिए इसको पूरा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, ठीक है. एनर्जी पहले से जो उसके अंदर है, एनर्जी ऑलरेडी पोजेस्ड
बाय द इलेक्ट्रॉन इज, मान लीजिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी पहले से है उसके अंदर। देन फाइंड वर्क फंक्शन, फाइंड वर्क फंक्शन 5। ये फाइंड करके बताइए वर्क फंक्शन को। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको बोलता है टोटल एनर्जी पहले से कितनी थी उसके अंदर, पहले से उसको उसके अंदर खुद की जो एनर्जी पोजेस कर रहा है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास। हमको चाहिए टोटल सब कुछ मिला के 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, सो दैट कि वो ना सिर्फ अपने एटम से बल्कि उस मेटालिक सरफेस को भी छोड़ के उससे बाहर निकल जाए, मेटल से बाहर आ जाए वैक्यूम में। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, ध्यान रखिएगा। फाइंड द वर्क फंक्शन या मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, ऐसा आप क्वेश्चन को रिफ्रेम कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, अब वर्क फंक्शन फाइंड करना है। सोल्यूशन बताऊं इसका, चलिए देखिए, बहुत सिंपल है। सो वी कैन से वर्क फंक्शन इज, वर्क फंक्शन phi विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, है ना। एनर्जी टोटल कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 है या 4.5 है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन 0.5। योर आंसर विल बी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। इतना एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगा सो दैट कि ये जंप कर जाए फ्रॉम इट्स सरफेस या फ्रॉम इट्स मेटल टू द एक्सटर्नल पार्ट। क्लियर है ये वाला चीज। अभी इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में भी आपको बताऊंगा, अभी चिंता मत करिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बस समझिए। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, जब फॉर्मूला बताऊंगा उसको लिखिएगा। तो अभी आप समझ गए कि वर्क फंक्शन हम कैसे देखेंगे। तो वर्क फंक्शन का एस्पेक्ट यही है, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं आप। मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एनर्जी सो दैट द इलेक्ट्रॉन कुड जंप फ्रॉम द मेटल सरफेस टू वैक्यूम। बस एकदम आसान भाषा में समझ में आया ये चीज। ठीक, प्योर मेटल का वर्क फंक्शन कितना होता है, 2 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। नोट करिएगा, आरआरबी जेई का क्वेश्चन था ये, पास्ट का। लिखेंगे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स lie between 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम्पल देता हूं, अब आपको उसमें हाई और लो भी पूछ सकता है, कंपेयर करने बोल सकता है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सीजियम है, तीनों में कंपेयर करने बोलेगा बताओ सबसे हाईएस्ट वर्क फंक्शन किसका है या सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन किसका इन तीनों में से। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो वो मैं अभी लिखवा दूंगा आपको, फॉर्मूला लिखवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा कंडक्टर सेमीकंडक्टर सबके लिए बताऊंगा अभी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन के बारे में पहले बेसिक चीज समझ गए ना आप, कि जो सरफेस बैरियर है उस सरफेस बैरियर को पार करने के लिए हमको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक्सटर्नल एनर्जी, दैट हैज टू बी ईदर इक्वल टू द वर्क फंक्शन और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, सो देयरफॉर वी कैन से द एनर्जी रिक्वायर्ड, या external energy required for electron to cross the metal surface and reach vacuum should be greater than or equal to work function 5। क्या वर्क फंक्शन सबका सेम होता है? नहीं, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वर्क फंक्शन लेवल होता है। एक जनरल क्लासिफिकेशन अभी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कंडीशन मिल गई। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? अभी हम लोग बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के कितने सारे तरीके हैं। वर्क फंक्शन अभी जारी रहेगा, कंटिन्यू, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं वापस आपको इलेक्ट्रॉन एमिशन पे लेकर के आ रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है, एमिट कराने की कंडीशन तो मैंने बता दिया कि भाई आपको उतनी एनर्जी देनी है जो वर्क फंक्शन के उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो। ठीक, कैसे एमिशन करवा सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, तो हम लोग बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ एमिशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां से शुरू होता है, टाइप्स ऑफ एमिशन।
ध्यान से देखते जाएगा, आज एकदम फटाफट से हम लोग कंप्लीट करेंगे सारी चीजें, पूरे सातों के सातों टॉपिक पढ़ना है और कोशिश मेरी पूरी है कि प्रीवियस लेक्चर की तुलना में आज कम समय लूं। प्रीवियसली बहुत ज्यादा समय ले लिया था मैंने, तो चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ एमिशन, कितने प्रकार के एमिशन होते हैं? देखिए नॉर्मली अगर हम लोग देखें ना तो लगभग 6 टाइप के एमिशंस होते हैं, 6 टाइप से। इलेक्ट्रॉन एमिशन की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, सब कुछ मिला के। लेकिन 2 ऐसे टाइप्स हैं जिसके क्वेश्चन ना तो आपको यूनिवर्सिटी में पूछता है, ना AEJ एग्जाम में किसी में पूछा है आज तक, और पूछने के चांसेस भी नहीं है। गेट और ESE के एस्पिरेंट्स के लिए वो यूजफुल हो सकता है। 4 ही बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको, और वो चारों के चारों काम के हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल टाइप्स 4 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसके अंदर है थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, ये सब टॉपिक्स का नाम आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन भी देखा होगा आपने। थर्मायोनिक एमिशन, नाम से क्या समझ में आ रहा है? थर्मल प्लस आयोन्स का के हिसाब से हो रहा है एमिशन। थर्मल मतलब टेम्परेचर, और उसके हिसाब से आयोन्स के फॉर्म में चीजों का ब्रेक होना या एमिट करना। ठीक है, ये पॉइंट हमको समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, क्या करते होंगे इसमें? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यार इसमें। एक्सटर्नली हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, मतलब सर मतलब ये हुआ कि अगर मैं, कहाँ गया हम लोगों का डायग्राम सरफेस का, ये रहा, देखिए इसी डायग्राम को लेकर के चलते हैं। अगर यही डायग्राम है और इस पर मैं एक्सटर्नली टेम्परेचर लगा देता हूं, टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करने लगता हूं सडनली, तो क्या होगा? ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां से हीट रेडिएट करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर एक्सटर्नल टेम्परेचर भेजना शुरू कर दिया मैंने, हीट रेडिएशन। इससे क्या होगा? नॉर्मली तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक, जैसे ही ये रेडिएटेड हीट की एनर्जी लेवल जो है वो वर्क फंक्शन से ऊपर हो जाएगी या वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी इस मटेरियल के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो लिबरेट होके यहां पहुंच जाएगा वैक्यूम में। सो मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी जो है इस रेडिएटेड हीट की, जब वर्क फंक्शन के बराबर पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएगा। तो हर चीज की, सारी कहानी का जो मेन पार्ट है वो यही है कि वर्क फंक्शन के बराबर या उससे बड़ी एनर्जी भेजो, चाहे कैसे भी भेजो, फोटोन से भेजो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भेजो, या आप हीट रेडिएट करा के भेजो। इसी के हिसाब से 4 टाइप्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक पार्ट में देखना, एंड में मैं यही आपको बोलूंगा कि वर्क फंक्शन से बड़ी लेवल होनी चाहिए एनर्जी की। तो सबका पूरे कथा का जो सार है वो यही है, इसी से समझ जाओगे आप बात। ठीक है, तो थर्मायोनिक एमिशन में क्या होगा? मेटल को हीट किया, इलेक्ट्रॉन ने थर्मल एनर्जी गेन किया, थर्मल एनर्जी गेन किया तो फिर सरफेस से बाहर निकल गया, जैसी एनर्जी का लेवल 5 से ऊपर हो गया तो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में लिख देता हूं इसको बस मैं। एक्सटर्नल thermal energy is provided now when it becomes greater than or equal to 5, electron is liberated, the electron is liberated। ठीक है, मुझे लगता है इतना शॉर्ट में लिखना काफी रहेगा, आप लोग समझ जाओगे। नोट्स का मेन पर्पस ये है कि आप जब पढ़ो तो आपको इस क्लास में मैंने जो भी बोला हुआ है वो सब समझ में आ जाए, यही मेन पर्पस है, हमको किसी को दिखाना थोड़ी ना नोट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। कहाँ यूज होता है सर? एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। अच्छा, कोई पूछ लेगा सर टेम्परेचर कितना टेम्परेचर चाहिए होता है सर ये एमिशन के लिए? तो ध्यान रखिएगा 1000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज का टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ये सब डिटेल किसके लिए लिखवा रहा हूं? AJE वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में इतना बहुत ज्यादा ये सब चीज पे उतना जोर नहीं देते हैं, मेथड पता होना चाहिए आपको, प्रोसेस पता होना चाहिए, लेकिन AJE में यही डिटेल पे जोर देते हैं, यही काम का होता है। ठीक है,
तो इसको हमको ध्यान में रखना है, ये रेंज होता है। हाँ, तो थर्माइनिक एमिशन का मैं पूछ रहा था आपसे कि एप्लीकेशन कहाँ पे, कौन कौन सी जगह पे एप्लीकेशन होता है। देखिए सीआरटी जो होता है ना, कैथोड रे ट्यूब जो होते हैं, जो हमारे पुराने वाले टीवीज के अंदर हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर वाले जो पुराने टीवी होते थे डब्बे वाले, उनके अंदर जो सीआरटीज यूज होते थे, इलेक्ट्रॉन गन्स जो होते हैं, उन सब के अंदर थर्मायोनिक एमिशन ही होता है इन सभी के अंदर। तभी तो वो टीवी में, याद है आपको, टीवियां गर्म हो जाया करती थी। एप्लीकेशन लिखिए जल्दी से। एप्लीकेशन दोनों के लिए काम का, यूनिवर्सिटी प्लस एईजी, कहां पर एप्लीकेशन होगा भाई? सीआरटी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गन एटसेट्रा, ठीक है। और भी एग्जांपल लिख सकते हो, बट इतना ही लिखिए अभी के लिए। पुराने टीवीज में हम लोग इसका यूज करते थे, ठीक है। बाकी मैग्नेट्रॉन्स हो गए, वैक्यूम डायोड्स हो गए, ये सब भी एग्जांपल है। कोई 3-4 एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी में पूछता है तो बता सकते हो आप, ठीक। नेक्स्ट, अगला टाइप, इलेक्ट्रॉन एमिशन का दूसरा तरीका क्या है? कोल्ड कैथोड एमिशन इज द नेक्स्ट मेथड। कोल्ड कैथोड है बड़ा काम का एमिशन यार, इससे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में, थर्मायनिक से भी आता है, कोल्ड कैथोड से भी आता है। तो नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक लिखिएगा, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन को ही एक और नाम से जानते हैं हम लोग, दैट इज कोल्ड कैथोड एमिशन। क्या प्रोसेस है ये? एक लाइन में समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल है ये भी। कोल्ड कैथोड एमिशन, हेडिंग डाल लिया सभी ने, ठीक है। फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन, करना ये है यहां पर कि एक स्ट्रॉन्ग अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, स्ट्रॉन्ग मतलब मान के चलिए 10⁸ वोल्ट्स पर मीटर के रेंज तक की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए उस मटेरियल के सरफेस के अराउंड। अब क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया उसके भी अपने खुद के पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाएगा ताकि वो पॉजिटिव की तरफ जाए। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो अंदर बैठा हुआ न्यूक्ली उतना एनर्जी से खींच के नहीं रख पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएंगे किसकी तरफ? जो हमने इलेक्ट्रोड लगाया है उसके पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और अपने न्यूक्ली से दूर हो जाएंगे वो। बस यही फंडामेंटल है इसका। इसी को अच्छे से सजा के लिखना है आपको बढ़िया तरीके से, तो यूनिवर्सिटी का काम हो जाएगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। और कॉम्पिटिटिव में क्या चाहिए, इस पोर्शन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उसके हिसाब का डेटा मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल समझ गए ना क्या हो रहा है? डायग्राम से बताता हूँ आपको, देखिए। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए, ये डायग्राम है, ये तो क्लियर है आप लोगों को। अब मान लीजिए यहां पर मैं एक्सटर्नली 2 इलेक्ट्रोड्स अप्लाई कर देता हूं, एक इधर और एक इधर, ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स में से ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। आपके समझने के लिए बता रहा हूं, बस समझते जाइए ध्यान से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं मैं, है ना। मैंने आपको जो डेटा बताया वो एईजी वालों के लिए खास तौर पे 10⁸ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन्स तो अट्रैक्ट होंगे ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इधर से क्या है, ये जो नेगेटिव प्लेट है ये रिपेल करेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इधर से धक्का पड़ेगा इसको और यहां से अट्रैक्शन मिलेगा, तो ये सीधे सीधे कहां जाएंगे? वैक्यूम की तरफ भागेंगे, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। बस यही तो हो रहा है फील्ड एमिशन के भीतर। तो इनका मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ये सब ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यही हमारी डिजायर्ड कंडीशन भी है। सो दिस इज आवर फील्ड एमिशन। कोल्ड कैथोड इसलिए बोलते हैं इसको, इसका रीजन ये है कि हम यहां पे कोई भी हीटिंग मेथड का नहीं यूज कर रहे हैं, कोई हीटिंग का फंडामेंटल यहां पे हो ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, हियर वी अप्लाई अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग? 10⁸ वोल्ट्स पर मीटर। इस रेंज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं अप्लाई करूंगा। ये एग्जैक्टली मत बोलिएगा, इसको नियरली इतना बोल सकते हैं कि नियरली 10⁸ वोल्ट्स
पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो इसका सरफेस बैरियर कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जंप करना शुरू करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टनलिंग करती हैं एक्चुअल में, इसका पर्टिकुलर वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स टनलिंग करती है, टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम लोग क्वांटम टनल भी बोलते हैं। तो आप लोग मार्वल की पिक्चर देखते होंगे, मैं तो देखता हूं इसलिए मैं हर चीज को उसी से रिलेट कर देता हूं आप लोग के लिए। तो अगर आप लोग भी देखते होंगे तो मार्वल की मूवी में बार बार देखिएगा, कुछ कुछ खास तौर पे एंट मैन वगैरह टाइप की मूवीज में बोलता है क्वांटम टनलिंग का यूज कर रहा है, आयरन मैन क्वांटम टनलिंग बना रहा है। एक्चुअल में क्वांटम टनलिंग का बेसिक प्रिंसिपल यहीं पे दिखेगा आपको, इसी का। अब इसी का एनहेंस्ड वर्जन या उसी का हाइपोथेटिकल वर्जन को वो लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में अपने मूवी में दिखाते हैं। तो ठीक है, थ्योरेटिकली उनका भी बोलना सही रहता है अपनी जगह पे, बट ये इसका बेसिक फंडा है। तो यहां पर भी जो टनलिंग होती है ना, इसको हम लोग क्वांटम टनलिंग ही बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इससे जो एनर्जी जो बन रही है, ये जो एक्सटर्नली हम लोगों ने फील्ड लगाया, वो एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी है, वर्क फंक्शन से बड़ी हो गई या उसके बराबर हो गई, तो इन दैट केस एस्केप करना आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए टू फ्रॉम इट्स सरफेस, ये जिस मेटल के सरफेस पर है उससे। बस यही कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। सिंस energy of electron becomes greater than or equal to phi, thus electrons are liberated। इजी है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्या मेथड है हमारे पास, तीसरे मेथड की बात करते हैं। अच्छा, इसका एप्लीकेशन नहीं लिखे ना, चलो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। लेट अस राइट इट्स एप्लीकेशन, कहां पर यूज होता है, ये कहां पर यूज होता है, माइक्रोस्कोप में यूज होता है। बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है, किस पर, माइक्रोस्कोप्स पर, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसके लिए, फील्ड एमिशन माइक्रोस्कोप, एप्लीकेशन में लिखेंगे फील्ड एमिशन माइक्रोस्कोप, किस में यूज होता है, फील्ड एमिशन माइक्रोस्कोप, फील्ड एमिशन माइक्रोस्कोप, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। बाकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप्स हो गए, उसमें नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स ये सब भी हैं, लिख लो आप, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स, ये भी एक इसका फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो तो फोटो एमिशन होता है, ठीक है, फोटो एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। ये नाम से ही समझ में आ रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब फोटॉन्स जो होंगे उनको भेज रहे होंगे हम लोग उसके सरफेस पे, और उस फोटॉन्स की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन से वो एनर्जाइज होकर के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इतना ही है, बस इसी को तो समझ के लिखना है आपको, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल क्रिएट्स an external energy for the electrons to get excited and leave the surface and reach the vacuum portion. If this energy becomes greater than or equal to the work function, then the electrons are liberated. बस हो गया, इतना ही लिखना है आपको यार, समझ गए ना। मेन चीज है समझना, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है तो लिख तो आप अपने वर्ड्स में लोगे, मैं भी जो आपको बता रहा हूँ थोड़ी ना मैंने याद किया हुआ है, अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आधे घंटे बाद आप मुझसे फिर से पूछोगे तो मेरा वर्डिंग चेंज हो जाएगा, मीनिंग वही रहेगा लेकिन वर्डिंग कुछ और बोल दूंगा मैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ऐसा याद किया हुआ नहीं है, ठीक है भाई। क्या करना है यहां पे हमको, एक्सटर्नली यहां पे फोटॉन्स को सेंड करना है, फोटॉन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और ये एनर्जी जो होगी इनको वैक्यूम तक भेजने के लिए मिनिमम एनर्जी का काम करेगी, अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर है तो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
फोटॉन्स जो मैंने यहाँ पे भेजा, अब इसका मैंने आपको 2 क्लास पहले या 1 क्लास पहले मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ था, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग एच न्यू से डिनोट करते हैं या एच एफ से डिनोट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो लिखेंगे इफ द फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू is radiated on material, then at photon energy greater than or equal to phi, electrons are liberated. इलेक्ट्रॉन्स इसी पॉइंट पर आजाद होंगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये हिट करेगा, ग्रेटर अगर हो गई वर्क फंक्शन से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हर केस में हम लोग बढ़ा रहे हैं और उसके आधार पे हमको आउटपुट जो है वो मिल रहा है, कंडक्शन जो है वो मिल रहा है। एक ही आसान सा फंडामेंटल है। यहाँ पे चाहो तो आप आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज कर सकते हो, हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सब ईएससी वगैरह में पूछ सकता है आपको, एजे में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ईएससी का पोर्शन हो सकता है ये जरूर से। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमको ये बोलता है कि अगर मैं ई के मैक्स पता करूं, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो वहां पे बनेगी, कहां पर, जब मैं फोटॉन्स को रेडिएट करूंगा उस मटेरियल के सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। फाई मतलब वर्क फंक्शन, बाकी एच न्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गई, लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई, बाकी ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। सो दिस इज इट्स इक्वेशन, ठीक है। ई के मैक्स लिख देता हूं, इट इज द maximum kinetic energy gained by electron। इंटरव्यू वगैरह में अगर पूछता है कभी आपसे, जॉब्स के इंटरव्यू के समय खास तौर पे जब टेक्निकल राउंड होता है तो उसमें इस टाइप की चीजें पूछता है वहां पर। बाकी ऐसा थ्योरेटिकली क्वेश्चन इसकी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे नहीं आया है, एजेई में निश्चिंत हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, स्पेसिफिकली किसी में अलग से किसी डीम्ड वगैरह में अगर आया होगा तो आया होगा, अदरवाइज इन जनरल जितना मैंने चेक किया इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिखा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है भाई। बेसिक एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं तो बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर, किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। अब यहां एक बहुत डीप थ्योरी है समझने वाली, खास तौर पे गेट ईएससी वाले बच्चों के लिए। क्या डीप थ्योरी है? हमको हमेशा से ये लगता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा कीमती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां उसका आंसर मिल रहा है आपको। क्या चीज? देखो इंटेंसिटी कुछ अलग काम कर रही है, वो भी बताऊंगा अभी आपको, बट यहां पे ना मेजर रोल फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है। मतलब अगर मुझको इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन क्रिएट करवाना है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करवाना है, कहां से, सरफेस से बाहर वैक्यूम पे भेजना है, तो वहां इंटेंसिटी काम नहीं आएगी, वहां लाइट की फ्रीक्वेंसी काम आएगी मेरे, ठीक। अब दूसरा चीज सुनिए ध्यान से, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन एमिट होके जाएगा ये फ्रीक्वेंसी से नहीं कंट्रोल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिसाइड करेगी। अरे तभी तो जब हम लोग पीवी सेल डिजाइन करते हैं, जब सोलार पीवी पैनल्स बनाए जाते हैं, तो वहां इसी वर्क फंक्शन के फंडामेंटल का इस्तेमाल करते हैं, इसी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो ये देखा जाता है कि कितनी संख्या में हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो लाइट की इंटेंसिटी से डिसाइड होगा, लेकिन वो मिनिमम एनर्जी लेवल जितना हम इसको दें सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाए, वो तो लाइट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी ना। इसीलिए लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं तो इन जनरल हम लोग हमेशा से यही सोचते हैं कि लाइट जितनी तेज होगी, जितनी इंटेंस होगी, वही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। ऐसा नहीं है, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कंट्रोल करती है एक्चुअल में कि आपका इलेक्ट्रॉन कब लिबरेट होगा, किस बेसिक एनर्जी लेवल पर वो लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सा कंफ्यूजन रहता है माइंड में। आई होप इससे क्लियर हुआ होगा आपको।
लेकिन फिर भी एक बात बता दूं कि भाई AJE वाले बच्चों के लिए ये कंसेप्ट अभी भी कोई काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि नहीं पूछता है इससे क्वेश्चन। बट ठीक है, गुड कंसेप्ट है, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। शायद आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा ये चीज़ जान के। कभी हो सकता है पूछ ले, अभी तक नहीं पूछा है तो। ठीक है, डन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पे। लेकिन नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है, लिख दूं, नंबर ऑफ emitted electron is directly proportional to intensity of light. Whereas kinetic energy max is proportional to the frequency of light. की कंसेप्ट है, प्यारा सा कंसेप्ट है, उसको समझ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से डेप्थ में पढ़ें। हाँ, हर चीज को समझते पढ़ते चलें, क्या पता कब किससे क्या क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है, चलो डन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एप्लीकेशन पे आते हैं इसका। ठीक, इसका एप्लीकेशन क्या है सर? चलो नेक्स्ट पेज में लिखवा देता हूँ आपको। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? इसका एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, पीवी सोलर सेल्स के अंदर। पीवी मॉड्यूल सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन तो यहीं पर होता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो एमिशन, और किसमें? स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें भी इसका एमिशन है। ये 3 मेजर इसके एप्लीकेशन को लिख लीजिएगा। ठीक, डन। और एक लास्ट और लिख लेते हैं बस, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन, जिसको कि शॉर्ट में लिखते हैं सी, SEE वाला सी, देखने वाला सी। ठीक है, क्या होता है ये? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन। एक ही बार में समझ लें इसको भी। अच्छा चलो ठीक है, एक ही बार में समझने वाला चीज बताता हूं। SEE जो होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन, इसमें करना बस इतना है कि हमको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करना है। मतलब ऐसे समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन फेंक के मारेंगे और वो इलेक्ट्रॉन बाहर कुक कर देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को, है ना? बहुत ही ज्यादा लेमैन टर्म में बता दिया मैंने आपको, बट है यही चीज। तो मेरे पास एक एग्जिस्टिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और कुछ तो दिख नहीं रहा आसपास, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है, या कोई भी प्राइमरी आयन भी हो सकता है, वो इस पर स्ट्राइक करवाऊंगा, और उसके स्ट्राइक के इफेक्ट के साथ यहाँ के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएंगे उस सरफेस से। मतलब ये जो स्ट्राइक करेगा वो इतनी एनर्जी से स्ट्राइक करेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, किससे? वर्क फंक्शन से ऊपर या उसके बराबर। उस कंडीशन में ये लिबरेट हो जाएगा। बस इतना ही हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, ये तो हो गई समझने वाली बात। अब लिखने वाला पार्ट बता देता हूं आपको। सो लिखेंगे व्हेन a primary high energy क्या क्या लिखे? when a primary high energy particle, जैसे कि आयन, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, रैंडम मैं लिख रहा हूं, हाई एनर्जी पार्टिकल, तो इसमें कोई भी आ जाएगा, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इवन फोटोन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सो व्हेन हाई एनर्जी पार्टिकल स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मटेरियल, then it causes the increase in, then it can knock out the secondary electrons. This process is known as secondary electron
एमिशन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन, शॉर्ट में जिसको सी लिखते हैं, SEE जिसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी एक मेथड होता है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन यील्ड जो है वो अगर पूछता है, जो कि नहीं पूछेगा कभी भी, शॉर्ट में लिख देता हूं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन यील्ड जो है कि कितना इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ये फैक्टर डेल से या डेल्टा से जिसको शो करते हैं, ये किसका किसका रेशियो होता है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन यील्ड के बारे में आपको बता रहा हूं। डेल्टा इट इज गिवन एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ secondary electron emitted divided by the number of primary particles that are striking। प्राइमरी पार्टिकल्स स्ट्राइक, या जितना प्राइमरी पार्टिकल हम लोगों ने उस पर इंसिडेंट किया, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रहा है, नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टिकल स्ट्राइक, इंसिडेंट कर दीजिए इसको। इंसिडेंट, क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं SEE यील्ड, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन का यील्ड, कि कितना इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा वो इस फैक्टर से पता चलेगा। ठीक है, मतलब किस रेशियो में या किस फैक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ठीक है, कहां कहां पे यूज कर रहे हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन पे ध्यान हमेशा दीजिएगा, इसके एप्लीकेशन क्या है भाई, एप्लीकेशंस, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकी डायोड के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है ना, शॉर्टकी डायोड के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर डिटेक्टर्स का एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक, जो जो कॉमन है, जो नॉर्मली बुक्स वगैरह में भी आपको मिल जाएगा सेम, वो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर डिटेक्टर वगैरह जो है वो इसका हो गया। ठीक है भाई, तो यहां तक तो हो गई एमिशन की बात। ये 4 मेथड ऑफ एमिशन जो है मेन है, काम का है, यूनिवर्सिटी, AE और JEE तीनों पैटर्न के एग्जामिनेशंस के लिए गुड है ये। ठीक है भाई, अब वर्क फंक्शन का क्या सर, आप आगे बोले थे कि वर्क फंक्शन बताऊंगा, चलो वर्क फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। देखिए वर्क फंक्शन का एस्पेक्ट मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह लिखवा दिया, तो दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा उसमें। वर्क फंक्शन का एस्पेक्ट मैंने बेसिक तो आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन और क्या जानना चाहिए, कुछ फैक्टर्स भी तो होते होंगे ना जो वर्क फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, समझते हैं। देखिए होता क्या है, वर्क फंक्शन को हम ऐसा समझ लेते हैं कि एक बैरियर था। ठीक, वो कौन सा बैरियर था, पोटेंशियल बैरियर था। पोटेंशियल बैरियर जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा है, उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमने कुछ एक्सटर्नल एनर्जी लगाया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन किया और वो इतना सक्षम हो गया कि वो उस पोटेंशियल बैरियर के बाहर आ सके। दैट इज वर्क फंक्शन। एकदम इजीली समझ में आ जाएगा आपको ये। ठीक है भाई, तो इसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है। डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, पिछले पेज में लिखवा चुका हूं मैं ऑलरेडी, इसलिए डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। इट डिफर्स विथ मटेरियल। अब सवाल यह है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन चाहिए। मान लीजिए मैं एक सोलर पैनल डिजाइन कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिले। कैसे? कम लाइट एमिशन से। तो बताइए कि उस पैनल में जो भी मटेरियल यूज करूंगा उसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है? जल्दी सोच के आंसर करिए इस क्वेश्चन का। मान लीजिए आपके जेई पेपर का ये सवाल है, 1 मार्क्स का सवाल, 30 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, मैंने बोला मान लीजिए मुझे सोलर पैनल बनाना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि कम अमाउंट का लाइट मिले, कम इंसिडेंट रेडिएशन हो वहां पे, या कम फ्रीक्वेंसी की लाइट भी हो, तो भी स्टिल मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज्यादा कंडक्शन चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बाहर। इसके लिए जो भी मैं मटेरियल यूज करूंगा उसका वर्क फंक्शन हाई होगा
तो अच्छा है या लो होगा तो अच्छा है मेरे लिए? क्या आंसर देते हैं आप लोग इसका? ठीक है, इसका आंसर जब तक आप सोच रहे हैं मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। ये टॉपिक खत्म होने से पहले पहले मैं आंसर खुद भी दे दूंगा और आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे इसका आंसर। ठीक है, इट डिफर्स विद द मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। जैसे कि अब हर मटेरियल को तो स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन 3 बेसिक क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन है मेटल्स का। अच्छा, मेटल का मैंने शायद लिखवा दिया था ना आपको पिछले ही पेज में। मेटल्स में मैंने आपको बताया था कि 2 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में वेरी करता है। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ मटेरियल वाइज अलग से। मेटल्स में होता क्या है? मेटल में सर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मटेरियल में, मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर वैलेंस और कंडक्शन ओवरलैप स्टेट पे होते हैं, जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होता है, ऑलरेडी वहां पे अच्छा खासा अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है सर, अगर ऐसा है तो फिर भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन भले कंडक्शन बैंड में बैठा है, वो पूरे मेटल के अंदर घूम सकता है, मेटल से बाहर नहीं निकल सकता, उस सरफेस से बाहर निकल के वैक्यूम में नहीं आ सकता। उसको भी एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, उसको भी एक्सटर्नल एनर्जी इतना चाहिए होगा जो वर्क फंक्शन के या तो बराबर हो या उससे ग्रेटर हो। अच्छा भाई, ठीक है, तो कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं। इवन व्हेन metals have a huge amount of free electron, still they require external energy to leave the material। एक्सटर्नल एनर्जी टू लीव द मटेरियल, जहां पे एक्सटर्नल एनर्जी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने बोल दिया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली मैंने आपसे पूछा था कि बताओ क्या रेंज में होता है ना, और फिर मैंने बताया भी था कि भाई 2 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो टिपिकली इट्स रेंज इज अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कोई एक्सट्रीम्स का एग्जांपल है सर अपने पास? हायर एक्सट्रीम एंड लोअर एक्सट्रीम दोनों का? हाँ, एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं इसका। एग्जांपल जैसे सीजियम देख लो आप। अभी जितना मुझको याद आ रहा है लोअर वाले साइड पे सीजियम जो है, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन कितना होता है? इसका वर्क फंक्शन है नियरली 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कॉपर तो अपना कॉमन है। क्या लगता है कॉपर का वर्क फंक्शन सीजियम से ज्यादा होगा कि कम होगा? कॉपर का वर्क फंक्शन, ऐसे ही सोचिएगा, ये सब चीज के बारे में जितना सोचोगे ना उतना अच्छे से माइंड क्लियर होगा। तो अगर आप सोच के बताइएगा कि क्या है, कॉपर का वर्क फंक्शन सीजियम से ज्यादा होगा कि कम होगा? कॉपर का वर्क फंक्शन ना लगभग 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। और सीजियम हो गया, कॉपर हो गया, और एक देखते हैं प्लैटिनम देखते हैं। एक्सट्रीम्स बताना है एक्चुअली मुझे, इसीलिए एक लोअर एक्सट्रीम बता दिया मैंने 2 के करीब करीब का, और एक हायर एक्सट्रीम जो 6 के करीब करीब का है, उसमें मुझे जितना याद आ रहा है प्लैटिनम याद आ रहा है। हाँ, एक आध और कोई एक्सट्रीम वाला होगा तो मैं देख लूंगा अगली क्लास में, तो आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जितना मुझे प्लैटिनम का याद आ रहा है वो करीब करीब का दिख रहा है मुझे 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीनों के कंपैरिजन से क्या पता चल रहा है? अगर मैं ये तीनों को कंपेयर करूं तो सीजियम में मुझे दिख रहा है लोअर वैल्यू ऑफ 5, इसमें दिख रहा है हायर वैल्यू ऑफ 5। तो मेरा सवाल आप लोगों से था कि अगर आप एक सोलार सेल बनाने जा रहे हो, सोलार पीवी पैनल बनाने जा रहे हो आप, तो उसके लिए अगर कोई मटेरियल यूज करना होगा इन तीनों में से, तो कौन सा वाला प्रीफर करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन, खाली वर्क फंक्शन। ठीक है, बस उसके आधार पे अगर मुझे कंपेयर करने को बोला जाए, इन तीनों में से किसको सेलेक्ट करूंगा मैं? सही आंसर क्या होगा? देखिए, जिसका वर्क फंक्शन जितना छोटा है
उतना इजीली वो एमिशन करेगा, उतनी कम एक्सटर्नल एनर्जी उसको चाहिए होगी। इसका मतलब इसको जरा सी एनर्जी दूंगा मैं फोटॉन्स और ये तुरंत एमिट करने लग जाएगा। इनको प्लैटिनम को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एक्सटर्नली, तब कहीं जाके ये एमिट करेगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ी सी भी सोलर रेडिएशन आया तो एमिट करे, तो मैं सीजियम को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, लोअर द वर्क फंक्शन lower will be the required external energy for excitation। बस इतना ही सिंपल है। तो इसका मतलब गुड कंडीशन क्या है, वर्क फंक्शन की वैल्यू शुड बी एज लो एज पॉसिबल, अगर मुझको एमिशन कराना है कम एनर्जी का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलो ये तो कंक्लूजन बहुत बढ़िया ड्रॉ हो गया भाई यहां से। और इसके बारे में क्या जानना चाहिए, और इसके बारे में क्या जानना चाहिए, तो मेटल की बात हो गई ना सर। सेमीकंडक्टर में क्या सीन है, चलिए उसको भी देखते हैं। सेमीकंडक्टर, तो देखना बार बार ऐसा होगा कि हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का मल्टीपल टाइम कंपैरिजन करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से, तो वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, इसका क्या चीज है, इसका क्या कंडीशन है, फ्यूअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन सीबी, वो भी डोपिंग करने के बाद, हाँ वो भी डोप करने के बाद कहीं जाके हमको इसको कंडक्शन बैंड में कुछ स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है, बट रहता है अवेलेबल। अच्छा ठीक है, तो मेटल की तुलना में यहां पे वर्क फंक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, ये बताओ। इसका वर्क फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकी डायोड्स फॉर्म करने के लिए जरूरी पड़ता है। शॉर्टकी डायोड्स में आप पढ़ते होगे ना, तो वहां पर इसकी नीड होगी, मॉसफेट्स में। सो हियर work function is required for the formation of junctions in Schottky diode and MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, शॉर्टकी डायोड्स एंड MOSFET में हमको जंक्शन फॉर्मेशन के लिए वर्क फंक्शन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक, एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सिलिकॉन के केस का एग्जांपल देता हूं। सिलिकॉन के केस में, और चलो जर्मेनियम को हम लोग फॉलो करते हैं, यही दो तो हम लोग मेजरली पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन में अगर मैं बोलूं तो लगभग 4.6 से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है, और जर्मेनियम में यही डेटा जो है, यही वैल्यू जो है इससे कम होती है, यानी कि 4 से 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में वेरी करती है। ये डेटा किसके लिए, AJE एस्पिरेंट्स के लिए काम का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। AJE वाले जो इतने एस्पिरेंट्स हैं आप लोग के लिए यूजफुल है भाई, ये डेटा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है पास्ट में। ठीक, लेकिन फिर भी वर्क फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर किस प्रकार का है, एन टाइप है, पी टाइप है, आगे चल के जब पढ़ेंगे तो वो एक बार फिर से बताऊंगा मैं आपको ये चीज। ठीक है, डोपिंग किस टाइप का है, सेमीकंडक्टर किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन दो चीज, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और दूसरा डोपिंग किस टाइप की है। ये दो की एस्पेक्ट्स है जिसके ऊपर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ये दो पढ़ लिए, तो इंसुलेटर भी देख ही लेते हैं। अच्छा सर बताइए, इंसुलेटर्स में क्या होता है। इंसुलेटर्स का वर्क फंक्शन कंडक्टर से ज्यादा होगा कि कम होगा, लॉजिकली सोचिए, अब डेटा को भूल जाइए, बस ऐसी लॉजिक से सोचिए आप अपने। इंसुलेटर्स में क्या कंडक्ट करना इजी है, क्या टफ है ना, क्यों, क्योंकि वहां पर
जो वैलेंस बैंड और सीबी होती है उनके बीच खुद ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और प्लस वहाँ पर वैलेंस बैंड में कुछ नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल है वहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, तो हमको बहुत लोअर लेवल से बहुत ऊपर के लेवल तक लेके जाना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब वर्क फंक्शन की लेवल बहुत ऊपर होगी। मिल गया लॉजिक से आंसर, यही तो सही सही है ना, एकदम राइट है आप लोगों का आंसर। तो यहां लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली पैक्ड thus phi is very high, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना सीबी में, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फाई की जरूरत पड़ेगी, आप मतलब फाई की वैल्यू बहुत ऊपर रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रेंज कहाँ रहता है, तो इसका टिपिकल रेंज होता है, टिपिकल रेंज ऑफ फाई इन इंसुलेटर्स इज ग्रेटर देन 7 या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, बहुत ऊपर रहता है। रेंज अगेन काम की चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सब डेटा काम का रहता है आपके लिए। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सेमीकंडक्टर्स का केस, इंसुलेटर्स का केस और कंडक्टर्स का केस, तीनों देख लिया हम लोग। तो इसका मतलब यहां से हमको समझ में आता है कि इंसुलेटर में वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि है भी, हम जानते भी हैं ये चीज को। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि फाइनल फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वी कैन से कि फाइनल फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन फाई कैन बी गिवन एज ई ऑफ वैक्यूम माइनस ई ऑफ वैक्यूम माइनस ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस यही बेसिक। इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो उस सरफेस के अंदर है, ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मटेरियल, इसको लिख लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है किसका, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन। अरे आसान है, आसान है ना, बन जाएगा यार, कुछ है ही नहीं इसमें। तो अभी आप देखिए, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन का एग्जांपल लेके जो आपको बताया था, उसका एक्चुअल में फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन। इंपॉर्टेंट, हाँ वर्क फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर से मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इसका। तो ई एट वैक्यूम क्या चीज है, ये एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड द मटेरियल, ये क्या चीज है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन just outside the material, just outside the material। और ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन के एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वर्क फंक्शन को कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है पास्ट में। हाँ जी, हेडिंग साइड हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, लगता है आज भी लंबी क्लास हो ही जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क फंक्शन, एक्चुअल में सब कनेक्टेड टॉपिक है ना, तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ अगली क्लास के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि इसी क्लास में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मैं जो जितनी करा सकूँ वो करा दूँ। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं भाई, मटेरियल का टाइप, मटेरियल की सरफेस, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक, और बोलिए, सरफेस ऑफ मटेरियल, ठीक, टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है क्या, हाँ जी सर होता है, तो टेम्परेचर लिख दीजिए, मटेरियल का टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे उससे भी इफेक्ट होगा। और क्या हो सकता है, और लिख लीजिए उसका क्रिस्टल का ओरिएंटेशन कैसा है। अच्छा, कल की क्लास में बॉन्ड्स वगैरह का फॉर्मेशन भी समझेंगे थोड़ा सा हम लोग, तो क्रिस्टल ओरिएंटेशन के बारे में आपको बताऊंगा वहाँ पे। तो एमॉर्फस, सेमी एमॉर्फस और अलग अलग टाइप के जो सॉलिड्स का कंडीशन होता है ना, वो कैसा होता है, एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग उसका, तो ये वाला पोर्शन भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, टाइप ऑफ मटेरियल में क्या क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ मटेरियल में देखिए, अगर मेटल है और सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है, ठीक है, तो सबके लिए कैसे कैसा होता है वर्क फंक्शन। मेटल के केस में होता है लो, सेमीकंडक्टर के केस में होता है मीडियम,
इंसुलेटर के केस में होता है हाई। ये आपके याद रखने के लिए शॉर्ट नोट जैसा काम करेगा, ठीक है। सरफेस ऑफ मटेरियल पे कैसे काम करेगा? सरफेस ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल के सरफेस पे जितना इंप्योरिटीज ऐड होगा, जितना ऑक्साइड्स का लेयर फॉर्म होगा, उस हिसाब से वर्क फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इंप्योरिटीज या ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। टेम्परेचर का क्या सीन है सर? देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से जो बैरियर है वो स्लाइटली रिड्यूस होता है। बैरियर स्लाइटली रिड्यूस होगा तो वर्क फंक्शन पे असर पड़ेगा। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर causes slight reduction in barrier, therefore it affects phi also, वर्क फंक्शन को भी असर डालता है ये। और क्रिस्टल ओरिएंटेशन जो है वो तो मटेरियल जैसे कि मेटल, सेमीकंडक्टर सब में डिफरेंट होता है। तो दैट इज अबाउट द क्रिस्टल ओरिएंटेशन, ठीक है। चलो बहुत सारा कुछ पढ़ लिए। देखें तो अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं, कौन से टॉपिक पर चल रहे हैं, कितना टॉपिक अभी और बचा हुआ है, और समय मैंने कितना ले लिया? 1 घंटे और 11 मिनट का समय ले लिया मैंने अभी तक आप लोगों से। तो यहीं पे रुक जाए, बाकी टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बोला था कि लेक्चर को थोड़ा छोटा रखेंगे, और देखिए फिर से लंबी क्लास हो गई। 1 मिनट, स्क्रीन ले आते हैं जरा जल्दी से। ठीक है, स्क्रीन कनेक्ट नहीं हुई क्या? अभी कनेक्ट हो गए। देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ से। इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एमिशन पढ़ लिए, वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, बस ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी तक तो पढ़ ही लेते हैं, 5 टॉपिक तो पढ़ते हैं, ये 2 बच जाएंगे। बैंड गैप एनर्जी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा डिटेल वाला टॉपिक है, इसको अच्छे से डिटेल में ही पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में इसको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये 2 चीज़ें और बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जल्दी से पढ़ लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किससे डिनोट करते हैं? काई से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक सर्किट्स में हम लोग काई लिखते हैं ना, बस वैसे वही वाला काई यहाँ पे भी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काई क्या चीज होता है? लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड or released, it is the amount of energy required or released when a free electron is brought from vacuum to CV, from vacuum to conduction band, ठीक है, फ्रॉम वैक्यूम एंड एडेड टू द कंडक्शन बैंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर टू सीबी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो दैट एनर्जी इज नोन एज, सॉरी, दैट कंडीशन इज नोन एज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काय, ठीक है। और कोई तरीका है क्या सर इसको डिफाइन करने का? थोड़ा आसान तरीका कुछ बताइए ना। अच्छा ठीक है, चलो आसान तरीका बताते हैं। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को मैं किसी न्यूट्रल एटम में ऐड करने जा रहा हूं, हाँ, इलेक्ट्रॉन को एक न्यूट्रल एटम में ऐड करने जा रहा हूं, तो बताइए वो एटम कैसा बन जाएगा? नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करने लग जाएगा कि नहीं करने लग जाएगा? बस, तो इतना करने के लिए उसको नेगेटिवली चार्ज आयन बना देगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लिबरेट होगी इस पूरे प्रोसेस में, वही तो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को किसी न्यूट्रल एटम पे
अगर मैं भेजता हूं, वापस भेजता हूं, ठीक है, मतलब पहले ही बाहर था, अब मैं वापस उसमें अगर इसको भेज रहा हूं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, इट बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक, इस प्रोसेस में लगने वाली जो एनर्जी है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग बोलते हैं। लगने वाली एनर्जी या इस केस में तो लिबरेट होगी एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काई। ये भी एक फैक्टर है जिसके हिसाब से हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम, लिख सकते हो आप, इट इज ऑल्सो डिफाइंड, बहुत सारे तरीके से डिफाइन करते हो यार एक ही चीज को। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस between vacuum and topmost layer of CB, uppermost region of CB, ऐसा भी आप बोल सकते हो। CB एज लिख लो, कंडक्शन बैंड का एज, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। किसके लिए एप्लीकेबल है? मेनली एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ध्यान दीजिएगा, ये टर्म ज्यादातर हम लोग सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के एस्पेक्ट में यूज करते हैं। तो मेनली एप्लीकेबल ऑन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के लिए नहीं ये टर्म ज्यादा यूज होता है, ठीक है, मेजरली सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के लिए यूज करता है। अब आते हैं वैल्यू पे। सर जरा वैल्यू बताना किसकी किसकी क्या क्या है और फॉर्मूला बताना। चलो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। सो काई इज गिवन एज एनर्जी एट वैक्यूम माइनस एनर्जी एट कंडक्शन बैंड। बस सिंपल है, कितना आसान सा फॉर्मूला इसका बन गया। एनर्जी एट वैक्यूम माइनस एनर्जी एट कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल स्टेट जो है उसी को ईसी से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ECB is lowest energy state of CB। अब बाकी ई वैक्यूम तो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग काई को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। मटेरियल्स के लिए किस किस रेंज में वेरी करता है भाई? काई ऑफ सिलिकॉन इज somewhere nearly around 4.05 electron volts. Chi of germanium is nearly 4 electron volt. Chi of gallium arsenide इससे ज्यादा होता है कि कम होता है? गैलियम आर्सेनाइड का आप देखोगे तो लगभग सिलिकॉन से ज्यादा ही रहेगा, 4.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जस्ट एक ऐसे याद रखने के लिए, अगर डेटा वाइज पूछता है आपको डायरेक्टली तो आप ये डेटा बता सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सीबी में कैप्चर होता है, ये उल्टा प्रोसेस है, बाहर से आता है सीबी में कैप्चर होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। लास्ट टॉपिक आज के सेशन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए लास्ट पेज, आयोनाइजेशन एनर्जी। आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ने जब बोला था कि कल से कम समय लूंगा तो हमने ये नहीं सोचा था कि 5 मिनट कम लेंगे, बाकी तो पूरा कल जैसा ही समय ले लेंगे सर, है ना। ठीक है, गुस्सा मत होइएगा, आप लोग पढ़ लीजिए बस मस्त तरीके से। नोट्स इसका सेंड कर दूंगा, नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, पूरा ये सब लिखूंगा जितना, ये पूरा लिख ही इसे ले रहा हूँ ताकि मैं आपको डायरेक्टली भेज सकूँ, तो लिखने में समय कम लगे, समझने में समय ज़्यादा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नहीं तो ये सब मैं पीपीटी में दिखा देता पूरा लिखा लिखाया, तो उसमें वो फीलिंग नहीं आती जो खुद लिखने में आती है, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बाकी ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। आयोनाइजेशन एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। पहले थ्योरी लिखते हैं फिर समझते हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron. It is the energy required by an electron
to be completely removed from an isolated atom in खास तौर पे गैशियस स्टेट। क्या मतलब निकल के आया, इसी से कंक्लूजन भी बनेगा। अगर गैशियस स्टेट में कोई एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करवाना है मुझको, उसको इलेक्ट्रॉन विहीन करना है, इलेक्ट्रॉन जो है वहां से हटाना है, क्या रह जाएगा? पॉजिटिव रह जाएगा, होल्स रह जाएंगे। खैर अभी होल्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि अभी वहां तक पहुंचे नहीं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है, पीछे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव बच जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या क्रिएट करता होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी से हम लोग पॉजिटिव आयंस क्रिएट करते होंगे। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही समझ लो, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ही समझ लो आप। सो आफ्टर रिमूवल द एटम बिकम्स पॉजिटिव आयन। अच्छा, तो वो एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और इससे जो पीछे रह गया जो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया आपने, वो बन गया पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना, ये हायर होती है, हायर देन 5 रहती है। नॉर्मली क्या होता है, इसकी वैल्यू 5 से ऊपर ही रहती है। 5 मतलब वर्क फंक्शन की बात करूं तो वर्क फंक्शन से बड़ी ही रहती है इसकी वैल्यू, अगर मैं मेटल्स की खास तौर पे बात करूं तो। ठीक है, ठीक है भाई। Its value is usually greater than 5 in solids or metals as, क्यों ऐसा? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन्स आर नियरली फ्री या फ्री आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। ऑक्सीजन नियरली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या चीज की वैल्यू? इसके आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, ठीक। आयोनाइजेशन की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सोडियम है, सोडियम की भी नियरली 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का भी सेम ही है, 13.6 है। हाइड्रोजन की वैल्यू भी सेम ही है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इसकी भी सेम है भाई। तो ये इनका रेंज होता है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी से नहीं पूछता है नॉर्मली, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। थर्म आयनिक, फोटो एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक, और हाँ वो वाला पोर्शन जो है वो तो काम का है। ज्यादातर क्वेश्चन एनर्जी बैंड से आता है। नॉर्मली एनर्जी बैंड गैप जो है उससे क्वेश्चन पूछेगा, और आपको वर्क फंक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। वर्क फंक्शन से न्यूमेरिकल भी देगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको एकदम मस्त तरीके से रेडी रहना है। तो आज मैंने काफी समय ले लिया, ये टॉपिक आज का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतनी दूर तक पहुंच गए हम लोग। ये पहले 5 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं इस पूरे पोर्शन के अंदर। एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अगली क्लास में हम लोग बैंड गैप एनर्जी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनर्जी बैंड गैप, ये तो पढ़ेंगे ही, प्लस उस क्लास में जो नया टॉपिक आएगा वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग होगा सेशन जरूर, थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, बहुत सारी चीज़ें एडिशनली मुझको इसमें ऐड करनी रहेगी ताकि कोई भी छोटा से छोटा डिटेल मिस ना हो जाए, क्योंकि AEJE के पेपर में ना ऐसी छोटे छोटे डिटेल से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। तो एक छोटा डेटा भी अगर मैं सोचूं कि ना बताऊं और बस थ्योरी लिख के चला जाऊं, तो हो सकता है उस डेटा से ही एक सवाल आ जाए और वो अखर जाए कि वो पूरा चीज़ पढ़ने के बाद भी एक छोटा सा डेटा रह गया था। इसलिए किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे, इसलिए ये लंबे फुल कोर्स सेशन जो है आप इससे बोर मत होइएगा, एंजॉय करते रहिएगा। और जो भी आपके सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज मैं एडिशनली कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर भी सवाल था मेरे पास। तो पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे फिर ये क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। इस पूरी क्लास की नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं भेज दूंगा, अगर इसमें अपलोड करने में देरी होता है तो। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सीरीज, जरूर से बताइएगा। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मस्त तरीके से नोट्स बनाते रहिए
बहुत प्रॉपर नोट्स आपका रेडी हो जाएगा इस पूरे सेशन के साथ। जय हिंद।